फिल्म फाइंडिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम 2010 की क्राइम एक्शन मूवी की बात करेंगे, फिल्म फास्टर। आइए शुरू करें। इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। जेल से छूटने के बाद जिमी कुलन अपने मुखबिर से मिलने के लिए एक कबाड़खाने में आता है और अपनी कार को बंदूक और कुछ दस्तावेजों के साथ बरामद करता है, जिसमें प्रेस्कॉट एश्टन नाम के एक व्यक्ति के बारे में जानकारी होती है। जानकारी मिलने के बाद वह उसके कार्यालय में प्रेस्कॉट को गोली मार देता है। जैसे ही एफबीआई एजेंट हम्फ्रीज और सिसरो हत्या की जांच शुरू करते हैं, कुलेन अपने मुखबिर से मिलता है और उसे कार और बंदूक के लिए भुगतान करने के बाद उसे और नामों का खुलासा करने के लिए मजबूर करता है। इस बीच किलर के रूप में पहचाने जाने वाले एक हिटमैन को कुलेन को मारने के लिए एक अज्ञात कॉलर से काम दिया जाता है। एफबीआई कार्यालय में जासूस सिसरो को एक वीडियो टेप मिला जिसमें कुलेन के बैकग्राउंड के बारे में जानकारी थी। वह हम्फ्रीज को समझाती है कि कुलेन और उसका भाई एक बैंक डकैती में शामिल थे। हालांकि वे अपनी योजना को पूरा करने में सफल रहे, लेकिन किसी ने उन्हें फंसा दिया। उनके यहाँ कुछ अन्य अपराधियों ने छापा मारा था जो लूटे गए पैसों की जानकारी लेने के लिए उन्हें प्रताड़ित करते थे। जैसे ही उन्होंने उन्हें जान से मारने की धमकी दी, कुलेन के भाई गैरी ने सोचा कि वे बस झांसा दे रहे हैं और उसे जानकारी प्रकट करने से रोक दिया। कलन, जो अपने भाई के जीवन के लिए डरा हुआ था, ने उसकी बात नहीं मानी और उन्हें पैसे के बारे में बताया, लेकिन प्रेस्कॉट, निक्सन और केनेथ टायसन सहित गैंगस्टरों ने गैरी का गला काटकर हत्या कर दी। उन्होंने कुलेन को भी गोली मार दी, जिसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था, लेकिन डॉक्टरों द्वारा गोली के घाव का इलाज करने के लिए उसकी खोपड़ी में एक मेटल की प्लेट लगाने के बाद वह चमत्कारिक रूप से बच गया। वह मानती है कि वह अब अपने भाई का बदला ले रहा है, क्योंकि उसने उन सभी को मारने की कसम खाई थी। कुलेन अपने दूसरे लक्ष्य केनेथ टायसन के पीछे जाता है और उसे गोली मार देता है, ठीक इससे पहले कि वह अपहृत लड़की का वीडियो जबरन रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है। जैसे ही वह अपार्टमेंट से बाहर निकलता है, किलर, जो जासूसी कर रहा है, लंबे समय तक उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन कुलेन को इसके बारे में पता चल जाता है। लेकिन कुलेन भागने में कामयाब हो जाता है, जिससे किलर को गुस्सा आ जाता है। इस बीच जासूस हम्फ्रीज अपनी प्रेमिका के घर आता है, जो उसके बेटे को समय न देने के लिए उससे बहस करती है और उसे उसके बास्केटबॉल खेल में ले जाने के लिए मजबूर करती है। जासूस सिसरो उसे फ़ोन करती है और उसे केनेथ की हत्या के बारे में बताती है, जबकि उसे तुरंत अपराध स्थल पर रिपोर्ट करने के लिए कहती है। वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि केनेथ अपनी निजी स्नीफ फिल्मों की शूटिंग करता था और अपने अपार्टमेंट में लड़की के साथ भी ऐसा ही करना चाहता था। अपनी जांच के दौरान सिसेरो ने उसे यह भी बताया कि लोगों ने एक अन्य शूटर को देखा है, जिसने हॉल में कुलेन के साथ गोलियों का आदान प्रदान किया, लेकिन उनके पास इसके बारे में और कोई जानकारी नहीं है। कुलेन को गोली मारने के असफल प्रयास के बाद किलर, जो अपनी हार को सहन नहीं कर पाता, अपनी प्रेमिका लिली को उसके बारे में बताता है। जैसा कि लिली ने उसे आश्वासन दिया कि वह अंततः उसे प्राप्त कर लेगा, जैसा कि वह हमेशा करता है, वह उसके लिए अपना आभार व्यक्त करता है और उससे शादी करने के लिए कहता है। एफबीआई कार्यालय में अगले दिन जासूस सिसरो ने हम्फ्रीज की हाथों पर निशान देखे और ड्रग्स के बारे में पूछा। वह उसके सवाल को अनदेखा करता है और उसे अपनी प्रेमिका मारिया के बारे में बताता है। जल्द ही वह कबूल करता है कि वह ड्रग्स लेता है, लेकिन उसे बताता है कि उसने अपने बेटे के जन्म के बाद छोड़ दिया। कुलेन, जो अपने लक्ष्यों को कम कर रहा है, अपनी प्रेमिका नान पोर्टरमैन के स्थान पर आता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह अपने जीवन के साथ आगे बढ़ चुकी है और एक परिवार शुरू कर दिया है। वह उससे अपने अजन्मे बच्चे के बारे में सवाल करता है, लेकिन वह खुलासा करती है कि जेल में उससे मिलने से रोकने के बाद उसने उसका अबॉर्शन करा दिया। खबर से दुखी होकर वह उसका घर छोड़ देता है, लेकिन वह उसे समर्थन देने का आश्वासन देती है और उससे अपना बदला लेने का आग्रह करती है। दूसरी ओर किलर लिली से शादी कर लेता है। जैसा कि वे अपने अनूठे अंदाज में मनाते हैं, वह इस जीवन को छोड़ने और उसके साथ एक नई शुरुआत करने की इच्छा व्यक्त करता है। दूसरी ओर कुलेन अपने अगले लक्ष्य निक्सन को मारने की योजना बना रहा है। क्लब में प्रवेश करते समय वह उसे देखता है और याद करता है कि उसने उसके भाई को मार डाला था। जैसे ही वह बाथरूम में उसका पीछा करता है, निक्सन जल्दी से उसे पहचान लेता है और प्रकट करता है कि वह पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। गार्ड को कमरे के बाहर भेजने के बाद और अपने भाग्य का सामना करने का फैसला करने के बाद वह कुलेन के साथ लड़ाई करता है, लेकिन वह उसे चाकू मार देता है और भाग जाता है। क्लब से बाहर निकलने के बाद कुलेन ने निक्सन के बेटे को फ़ोन किया और उसे उसके पिता के बारे में बताया। इस बीच किलर, जिसने अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला किया है, अपने अधूरे काम के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सकता। अंततः वह सोच में पड़ जाता है और कुलेन का पीछा करने की योजना बनाता है।
लिली इसके बारे में पता लगाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, यह सोचकर कि वह अपनी जान जोखिम में डाल सकता है, लेकिन वह उससे बहस करता है और फिर भी निकल जाता है। हम्फ्रीज सिसरो को कॉल करती है और उसे छुरा घोंपने की घटना के बारे में बताती है, यह संदेह करते हुए कि कलन ने ऐसा किया होगा। वह उससे सहमत नहीं है, लेकिन वह उसे बताता है कि वह अपराध स्थल की जांच करने जा रहा है, यह पता लगाने के लिए कि यह कुलिन की शूटिंग से जुड़ा है या नहीं। हम्फ्रीज और कुलिन दोनों ने यह खबर सुनी कि निक्सन बच गया है और वर्तमान में एक स्थानीय अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। कुलिन याद करता है कि कैसे निक्सन ने उसके भाई का गला काट दिया और उसे खत्म करने के लिए अस्पताल जाने का फैसला किया। जल्द ही कुलिन आता है और उसकी सर्जरी के ठीक बीच में उसे गोली मार देता है। गोलियों की आवाज़ सुनने के बाद हम्फ्रीज जल्दी से उसका पीछा करना शुरू कर देता है और उसे तहखाने में पाता है। वे एक दूसरे पर गोली चलाते हैं, लेकिन पुलिस का बैज देखकर कुलिन उसे छोड़ देता है और निकल जाता है। वापस आने के दौरान उसे निक्सन के बेटे का फ़ोन आता है, जो पूछता है कि क्या वह वही है जिसने उसके पिता को मारा था। जैसे ही वह इसे कबूल करता है, वह उसके पीछे आने की धमकी देता है। कलन उसे रोकने की कोशिश नहीं करता है और उसे वह करने के लिए कहता है जो उसे सही लगता है। कॉल के दौरान वह किलर को देखता है, वे एक दूसरे की कार का पीछा करते हैं और कुलन उसकी कार के टायर फोड़ देता है, फिर किलर उसकी गर्दन में गोली मार देता है। जैसे ही वह एक बार फिर जीवित बच निकलता है, हार किलर की नसों में समा जाती है और वह उसे किसी भी कीमत पर मारने का फैसला करता है। वह अपने मुखबिर को फ़ोन करता है ताकि उसे अपडेट किया जा सके, लेकिन उसे जल्द से जल्द काम पूरा करने के लिए कहा जाता है। किलर से बचने के बाद कुलिन अपने घर वापस आता है और अपने पिता के बारे में पूछते हुए अपनी मां पर बंदूक तानता है, क्योंकि उसका मानना है कि वह वही था जिसने बैंक डकैती के बाद उन्हें फंसाया था, क्योंकि उसने एक हिस्सा मांगा था और उन्होंने देने से इनकार कर दिया था। उसकी मां ने खुलासा किया कि यह उसके पिता नहीं थे, क्योंकि उस घटना से पहले उसकी मृत्यु हो गई थी। कुलिन बताता है, वह शुरू में बैंक लूटने की गैरी के प्लान में शामिल नहीं था। जैसा कि गैरी हमेशा उसकी परवाह करता था, कुलिन एहसान वापस करना चाहता था, इसलिए वह उनकी योजना में शामिल हो गया, लेकिन फिर भी उसने अपने भाई को खो दिया। परिवार की तस्वीरों को देखते हुए कुलिन को मारिया दिखाई देती है, जो गैरी की प्रेमिका हुआ करती थी, और उसे पता चलता है कि वह उसके पिता नहीं बल्कि मारिया थी, जिसने उन्हें धोखा दिया था। वह गैरी की राख उठाता है और उसके पीछे जाने का फैसला करता है। घर से दूर जाते समय वह सही और गलत के बारे में उपदेश सुनता है, जबकि हम्फ्रीज अपने कार्यालय लौटता है, जहां अस्पताल में कुलिन के इतने करीब आने के लिए हर कोई उसकी प्रशंसा करता है। सिसरो उसे बताता है कि गैरी की हत्या में शामिल गिरोह के सभी सदस्य मामूली अपराधी थे और उनमें से कोई भी किसी गंभीर मामले में शामिल नहीं था। इस बीच कुलिन, जिसके पास अब केवल एक ही लक्ष्य बचा है, अलेक्जेंडर जेरोड, उसे खोजना शुरू करता है। जैसे ही वह उसका पता लगाता है, जेरोड, जो एक ईसाई मंत्री बन गया है, उसे तुरंत पहचान लेता है। सभी के जाने के बाद जेरोड उसे बताता है कि वह उसके पिछले कुछ उपदेशों का विषय था, और कुलिन स्वीकार करता है कि उसने उन सभी को सुना। वह कुलिन को टहलने के लिए बाहर ले जाता है और उसे बताता है कि उसने उस लड़के को गोद लिया है, लेकिन कुलिन का कहना है कि यह उसके बुरे कामों को नहीं मिटाएगा। हालांकि जेरोड गिरोह का हिस्सा था, वह गैरी को मारने की योजना के बारे में कभी नहीं जानता था, और यहाँ तक कि उसने कोशिश भी की उन्हें रोका, लेकिन उसे बचा नहीं सका। वह खुलासा करता है कि उसे केवल गेट की सुरक्षा के लिए काम पर रखा गया था और उसे योजना के मास्टरमाइंड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वह उसे आगे बताता है कि इस घटना के बाद वह जेल गया, लेकिन इसने उसका जीवन बदल दिया, क्योंकि उसने अपने पापों से परहेज किया और अपने द्वारा किए गए अपराधों से दूसरों को बचाने के लिए अपना जीवन समर्पित करने का फैसला किया। उसके रवैये से प्रेरित होकर कुलिन ने उसे माफ़ कर दिया और उसे गोली मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और उसे अपने परिवार के पास वापस जाने के लिए कहा। बाद में कुलिन शिविर में अकेला बैठता है, किला आता है और उसे गोली मारने की योजना बनाता है। इस बीच जासूस हम्फ्रीज, जो मौके पर पहुंच चुका है, सिसरो को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि वह उनका पीछा कर रहा है। वह उसके बारे में चिंतित हो जाती है और उसे बैकअप के लिए प्रतीक्षा करने के लिए कहती है, लेकिन वह कहता है कि उसके पास ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि वे किसी भी क्षण एक दूसरे को मार सकते हैं। अंदर किला उसके नामों की सूची देखता है और देखता है कि उसने अपना बदला ले लिया है, लेकिन पता चलता है कि अभी भी एक नाम बाकी है, और वह वो व्यक्ति है जिसने उसे कुलिन को मारने के लिए काम पर रखा था, लेकिन कुलिन को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जैसे ही वे एक दूसरे से भिड़ते हैं, पुलिस आती है और किलर पर बंदूक तान देती है। जैसा किलर द्वारा धमकी दिए जाने के बाद वह अपनी बंदूक गिरा देता है। हम्फ्रीज ने कुलिन को गोली मार दी, यह प्रकट करते हुए कि वह गैरी की हत्या में शामिल अंतिम व्यक्ति था, लेकिन कुलिन उसे नहीं देख सका। किलर, जिसने पहले उसका चेहरा नहीं देखा है, को पता चलता है कि वह वही है जिसने उसे कुलिन को गोली मारने के लिए काम पर रखा था।
वह उसे बताता है कि कुलिन उसके बारे में नहीं जानता था, जिसके बारे में हम्फ्रीज ने खुलासा किया कि उसे अस्पताल में पहले ही पता चल गया था जब उसने उसे जाने दिया। वह उसे यह भी बताता है कि गैरी की प्रेमिका उसकी मुखबिर थी, जिसने उसे बैंक डकैती के बारे में बताया था। हम्फ्रीज उसे भुगतान करने की कोशिश करता है, लेकिन वह मना कर देता है, यह कहते हुए कि वह इसके लायक नहीं है, क्योंकि वह अपना काम पूरा नहीं कर सका, और उसे फिर से संपर्क न करने के लिए कहते हुए निकल जाता है। वह लिली को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि वह काम खत्म करके घर आ रहा है। इस बीच जासूस सिसेरो, जो हम्फ्रीज की मदद करने के रास्ते में है, को पता चलता है कि वह मामले की शुरुआत से कुलिन के बारे में जानता था। वह अपने वरिष्ठ को बुलाती है जिसने उसे केस पर नियुक्त किया था, लेकिन वह खुलासा करता है कि उसने इसे उसे नहीं सौंपा था, लेकिन यह हम्फ्रीज था जिसने जांच का हिस्सा बनने का अनुरोध किया था। जल्द ही हम्फ्रीज, जिसके पास अब एक साफ रास्ता है, मारिया को कॉल करता है और उसे बताता है कि वह अंततः उसके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार है। जैसे ही वह उससे बात करता है, कल्लन आश्चर्यजनक रूप से कहीं से भी प्रकट होता है और उसे यह कहते हुए सिर में गोली मार देता है कि उसकी धातु की प्लेट ने उसे बचा लिया। एफबीआई की टीम घटनास्थल पर पहुंचती है और हम्फ्रीज का मृत शरीर पाती है, लेकिन सिसरो मामले में अपनी संलिप्तता के बारे में सच्चाई को छिपाने का फैसला करती है। कुलिन गैरी की राख को समुद्र में बिखेर देता है और चला जाता है, जबकि जेरोड क्षमा के बारे में उपदेश शुरू करता है। पूरी फिल्म देखें तो बेहतर होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को हिट करने में शर्माएं नहीं और सब्सक्राइब करें, और नए फिल्म फाइंडिंग्स वीडियो देखने के लिए घंटी के बटन पर क्लिक करें।